Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं सबका इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। मित्रों, रीड 2021 हेतु मनोविज्ञान का टेस्ट नंबर 19 लेकर आया हूं। कम से कम आपके 60 से 70 टेस्ट में बड़े आराम से साइकोलॉजी और मेथड के करवा दूंगा साथियों। तो चलिए 20 क्वेश्चन हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे साथियों। अगर आप रीड की वास्तव में तैयारी कर रहे हो तो ऐसे प्रश्नों को आपको हल जरूर करना चाहिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं साथियों। पहला क्वेश्चन क्या है, दोनों लेवल के लिए है मित्रों ये टेस्ट। कल जो टेस्ट लिया था उसमें मैंने एनसीईआरटी आरबीएससी के अच्छे क्वेश्चन डाले थे। कई भाई बहनों के उसमें अच्छे कमेंट आए थे, कई लोगों के और भी कमेंट। मैं हर एक कमेंट देखता हूं साथियों, जवाब सभी के नहीं दे पाता हूं लेकिन देखता जरूर हूं। देखिएगा प्रश्न नंबर 1 को, निम्न में से कौन सी शेष अवस्था की विशेषता नहीं है। तो जो विशेषता शेष अवस्था की नहीं है उसको आपको बताना है साथियों। पहला विकल्प क्या है, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता होती है, जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है, अनुकरण की प्रवृत्ति होती है या चिंतन प्रक्रिया। तो साथियों देखिएगा, जब बालक शेष अवस्था में होता है तो बिल्कुल सीखने की प्रक्रिया में बिल्कुल तीव्रता होती है साथियों। उसमें जिज्ञासा की प्रवृत्ति मतलब वो जब उसके सामने कोई नई चीज़ आती है तो वो जानने का भी इच्छुक होता है। अनुकरण करता है वो दूसरे के व्यवहारों को देखकर, लेकिन चिंतन प्रक्रिया इस अवस्था में नहीं पाई जाती है। तो विकल्प नंबर 4 सही है प्रश्न संख्या 1 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 2 को। मित्रों दूसरा क्वेश्चन, विकास के सिद्धांतों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। विकास के सिद्धांतों के बारे में गलत या असत्य कथन का चयन करना है। विकल्प 1 को देखिएगा, विकास वंशानुगतता और वातावरण के बीच सतत अन्योन्य क्रिया है। विकास परिपक्वन और अधिगम पर आधारित होता है। प्रत्येक बच्चा विकास के चरणों से गुजरता है, फिर भी बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है और विकास एक परिमाणात्मक प्रक्रिया है जिसका मापन हो सकता है। तो मित्रों मैं आपको बता दूं कि विकास वंशानुगतता और वातावरण दोनों की अन्योन्य क्रिया है साथियों। ये अधिगम पर भी आधारित होता है, अधिगम और विकास में धनात्मक संबंध पाया जाता है। बाकी परिपक्वन भी एक विकास की ही प्रक्रिया के अंतर्गत आ जाती है, हालांकि वृद्धि है परिपक्वन लेकिन विकास का ही एक भाग है ये। अब प्रत्येक बच्चा विकास के चरणों से बिल्कुल गुजरता है, फिर भी उनमें व्यक्तिगत विभिन्नता होती है क्योंकि सभी में अलग अलग गुण दोष होते हैं। बाकी तीनों विकल्प तो ये सही है, किंतु जो चौथा विकल्प है परिमाणात्मक नहीं है बल्कि विकास गुणात्मक प्रक्रिया है साथियों, और इसका मापन नहीं किया जा सकता। विकास का नहीं बल्कि वृद्धि का मापन होता है मित्रों। अतः विकल्प नंबर 4 सही रहेगा प्रश्न संख्या 2 में, क्योंकि ये क्या है, असत्य कथन या गलत कथन है मित्रों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 पे आते हैं। बालक का सामाजिकरण किससे संबंधित नहीं है। आधारभूत मूल्यों को परिवर्तित करने से, वह प्रक्रिया जो तुरंत हो जाती है, औपचारिक तथ्यों को प्रदर्शित करना और आदर्श आकांक्षाओं को गंभीरता से लेना। तो मित्रों सामाजिकरण की अगर हम बात करें तो जो सामाजिक नियम है, सामाजिक कानून है, इन चीज़ों को बालक यदि मानने लग जाता है तो फिर मतलब बालक का सामाजिकरण हो गया। तो साथियों ये बिल्कुल आधारभूत मूल्य है उनमें परिवर्तित होते हैं। औपचारिक तथ्यों को प्रदर्शन, आदर्श आकांक्षाओं को गंभीरता से लेना, ये चीज़ें तो है, किंतु जो तुरंत प्रक्रिया हो जाए क्या उसे हम सामाजिकरण कहेंगे? नहीं, बल्कि सामाजिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें समय लगता है। ऐसा नहीं है कि बालक एकदम ही सामाजिकरण की प्रक्रिया में घुल मिल गया। तो दूसरा विकल्प क्या है साथियों, इससे संबंधित नहीं है, यही आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4, कौन सी किशोर अवस्था की विकासात्मक समस्या नहीं है। विकासात्मक प्रगति की कठिनाई, माता पिता के साथ समायोजन, मनोदशा का अत्यधिक परिवर्तन और समुदाय के साथ समायोजन में कठिनाई। तो साथियों देखिएगा विकासात्मक समस्या कौन सी नहीं है साथियों। अगर प्रश्न नंबर 4 में बात करें कि इसका आंसर कौन सा रहेगा तो बताइएगा। तो साथियों किशोर अवस्था की विकासात्मक समस्या नहीं है। देखिए मनोदशा का अत्यधिक परिवर्तन, क्योंकि बालक इस अवस्था में जब आता है साथियों किशोर अवस्था में, तो उसकी मानसिक सोच बहुत ज़्यादा बदलती है, इसलिए मनोदशा का अत्यधिक परिवर्तन तो रहेगा। समुदाय के साथ समायोजन में कठिनाई, समुदाय में जो नियम चलते हैं उन नियमों को देख करके बालक सोचता है कि इन नियमों को नहीं मानूं,
मानने की कोशिश करता है, लेकिन कई स्थितियां आती है तो समायोजन में उसको कठिनाई आती है। बिल्कुल। अब दो चीजें हैं, माता पिता के साथ समायोजन और विकासात्मक प्रगति की कठिनाई। तो मित्रों, हो सकता है आपने इस क्वेश्चन का आंसर दूसरा माना है, लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो प्रथम विकल्प सही माना गया है, विकासात्मक प्रगति की कठिनाई। क्योंकि मित्रों, विकासात्मक प्रगति की कठिनाई ये कोई समस्या नहीं होती है, क्योंकि माता पिता के साथ समायोजन में भी उसे किशोरावस्था में समस्या आती है। जो उसकी सोच है वो बदल जाती है, वो स्वतंत्र रहना चाहता है, माता पिता उसके बांधकर मतलब विचारों से सामाजिक जो नियम है उनके नियम कानून के अनुसार रखना चाहते हैं। तो उसके जो ख्याल है वो नए नए ख्याल, उसके अंदर नए ख्यालात वाला होता है साथियों, किशोरिया हो या किशोरी हो। तो इस प्रकार ये भी समस्या होती है, अर्थात आपका प्रथम विकल्प सही रहेगा प्रश्न संख्या 4 में। तो चलिए आते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। पांचवा क्वेश्चन है मित्रों, एक बालक की संज्ञानात्मक शक्तियां जैसे कल्पना करना, शक्ति, बुद्धि, निर्णय लेने की क्षमता आदि का संबंध बालक के शारीरिक विकास से है, सामाजिक विकास से है, सर्वांगीण विकास से है और मानसिक विकास से है। साथियों, इसके पहले जो चौथा क्वेश्चन है उस पर आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। बुक में भी वैसे प्रथम ही आंसर था, मेरे अनुसार भी प्रथम ही है, लेकिन आपके क्या विचार है उक्त प्रश्न के संबंध में। देखिए, ये जो पांचवा प्रश्न है, पांचवें में तो सीधा सा पता चल रहा है संज्ञानात्मक। तो संज्ञान का संबंध मानसिक विकास से होता है साथियों। कल्पना, शक्ति, बुद्धि, निर्णय लेने की क्षमता, ये शारीरिक विकास नहीं है बल्कि मानसिक है। चौथा विकल्प सही है, सर्वांगीण नहीं रहेगा ये चीजें। और नेक्स्ट आते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। तो छठा क्वेश्चन क्या है, अधिगम एक प्रविधि है तथ्यों को याद करने की, पाठ्य पुस्तक में दिए गए विषयों को याद करने की, अनुभव द्वारा अर्थ निर्माण की और परीक्षा की तैयारी की। तो साथियों, आप यूं थोड़ी कह सकते हो कि परीक्षा की तैयारी की विधि है अधिगम, नहीं। अधिगम तथ्यों को याद करना भी नहीं है साथियों। पाठ्य पुस्तक में दिए गए जो विषय है उसको याद कर लेना ही अधिगम नहीं होता है, बल्कि अनुभव द्वारा अर्थ का निर्माण करना अनुभव कहलाता है। विकल्प नंबर 3 सही रहेगा आप प्रश्न संख्या 6 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 पे, क्योंकि अनुभव एवं प्रशिक्षण के कारण व्यवहार में जो परिवर्तन आता है उसको ही हम अधिगम कहते हैं। ऐसा गेट्स और अन्य की भी परिभाषा दी गई है अधिगम के संदर्भ में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7, निम्न में से कौन सी अधिगम की विशेषता नहीं है? अधिगम की विशेषता नहीं है वो ही देखना है साथियों। अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, अधिगम एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, अधिगम उचित समायोजन में सहायक है और अधिगम नवीन ज्ञान का अर्जन मात्र है। तो मित्रों, अधिगम की विशेषता कौन सी नहीं है? बिल्कुल, ये जीवन पर्यंत चलती रहती है। जन्म से लेकर के बालक कहाँ तक सीखता रहता है? जब तक कि उसकी मृत्यु नहीं हो जाती। सार्वभौमिक सभी जगह पाई जाती है, उचित समायोजन में भी सहायक है, लेकिन नवीन ज्ञान का अर्जन मात्र करना ही अधिगम नहीं कहलाता है। मात्र आप नवीन ज्ञान का अर्जन कर लेते हो तो उसको ही हम अधिगम नहीं कह सकते। चौथा विकल्प सही रहेगा साथियों प्रश्न संख्या 7 में। नेक्स्ट आता है प्रश्न नंबर 8, अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम किसके द्वारा सुझाया गया है? रॉबर्ट गेने के द्वारा, जीन पियाजे के द्वारा, जेरोम एस ब्रूनर के द्वारा और डेविड आसुबेल के द्वारा। तो मित्रों, अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम की अगर हम बात करें तो गेने ने नहीं बताया है, पियाजे ने तो संज्ञानात्मक है, संरचनात्मक है जेरोम एस ब्रूनर का, लेकिन अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम डेविड आसुबेल के द्वारा बताया गया है। किसके द्वारा? डेविड आसुबेल के। विकल्प नंबर 4 सही है साथियों प्रश्न संख्या 8 में। चलिए नेक्स्ट आते हैं प्रश्न नंबर 9 पर। तो 9वां क्वेश्चन क्या है मित्रों आपका, बंडूरा का कथन है कि बच्चे प्रतिक्रियाएं प्रतिमानीकरण द्वारा सीखते हैं, जिसको भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है जिसको? अभ्यास द्वारा अधिगम, अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम, निरीक्षणात्मक अधिगम, पुरस्कार द्वारा अधिगम। तो साथियों, बंडूरा ने किस पर बल दिया है? निरीक्षणात्मक अधिगम पर। मतलब बालक अवलोकन के माध्यम से किसी चीज को सीखता है, अवलोकन या निरीक्षण के माध्यम से। तो साथियों, यहां पर आपका तीसरा विकल्प सही रहेगा प्रश्न संख्या 9 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10, पियाजे के अनुसार विकास की अवस्थाओं में से वह अवस्था जिसमें बालक अनभिज्ञ होता है कि यद्यपि कोई वस्तु दिखाई नहीं दे रही है फिर भी वह अस्तित्व में है, वह अवस्था कहलाती है।
संवेदी गामक अवस्था, प्राक संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त प्रयोगों का काल। तो मित्रों देखिए, ये वस्तु स्थायित्व की बात की जा रही है। यहाँ पर किसकी बात की जा रही है? वस्तु स्थायित्व की। जैसे बालक से मोबाइल आपने छीना और एक तरफ छुपा दिया, अब बालक से कह रहे हो आपकी मोबाइल तो पक्षी ले गया, उड़ा के ले गया उसको, तो उसको बालक को कब बात ये पता चल जाती है कि नहीं, उसको कहीं ना कहीं यहीं रखा हुआ है वो। तो साथियों ये होती है संवेदी गामक अवस्था में, जिसकी उम्र सीमा है 0 से 2 वर्ष। अगर आपने प्राक संक्रियात्मक अवस्था या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था पढ़ रखा है तो गलत है, क्योंकि बालक जब लगभग 18 महीने का हो जाता है तो उसमें वस्तु स्थायित्व के गुण उत्पन्न हो जाते हैं। इसके पहले नहीं होते हैं, लेकिन 18 से 24 महीने के बीच भी तो प्राक संवेदी गामक अवस्था ही आती है साथियों, क्योंकि इसकी उम्र कितनी है? 0 से 2 वर्ष। अतः प्रथम विकल्प सही है प्रश्न संख्या 10 में। नेक्स्ट आता है 11वां क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? कि जो बच्चे आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होते हैं उनके लिए कौन सी चीज सही नहीं है? उन्हें कार्य करने में आनंद आता है, वे कार्य करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं, वे चुनौती भरे कार्यों को पसंद करते हैं और वे हमेशा सफल होते हैं। तो जो बच्चा आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है, बिल्कुल उनको कार्य करने में यहाँ पर आनंद आएगा। जो कार्य उनको दिया जाता है वो उस कार्य को जरूर करेंगे आनंद के साथ में। उसमें उच्च स्तर की ऊर्जा भी दिखाई देगी यदि वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है। तो चुनौती भरे कार्यों को भी वो पसंद करेगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो बच्चा आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है वो हमेशा ही सफल हो, क्योंकि आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होने के बाद भी कई बार हम असफल हो जाते हैं साथियों। तो चौथा विकल्प सही रहेगा 11वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12। वह कथन जो वैयक्तिक विभिन्नता के संदर्भ में सत्य नहीं है वह है, व्यक्ति विशेष प्रकार से भिन्न होते हैं, व्यक्ति विशेष कोटि से भिन्न होते हैं, व्यक्ति विशेष प्रकार व विशेष कोटि से भिन्न होते हैं, और व्यक्ति न तो विशेष प्रकार से भिन्न होते हैं और न ही विशेष कोटि से। तो साथियों व्यक्तिक विभिन्नता की अगर हम बात करें तो बिल्कुल व्यक्तिगत विभिन्नता सभी में पाई जाती है। तो विशेष प्रकार और विशेष कोटि दोनों से ही भिन्न नहीं होते हैं, ये कथन क्या है? सत्य नहीं है, क्योंकि भिन्न तो होते हैं साथियों। यहाँ पर क्या कह रहा है कि न ही विशेष प्रकार से भिन्न, न ही विशेष कोटि से भिन्न। तो चौथा विकल्प सही रहेगा, क्योंकि ये क्या है? सत्य कथन नहीं है मित्रों। बाकी तीनों कथन यहाँ पर सत्य हैं। अहम निर्देशित होता है सुख के सिद्धांत द्वारा, वास्तविकता के सिद्धांत द्वारा, आदर्शवादी सिद्धांत द्वारा, सामान्य सिद्धांत द्वारा। तो मित्रों अहम निर्देशित, अहम को हम कहते हैं ईगो, मनोविश्लेषणवाद, सिगमंड फ्रायड, सभी को याद होगी ये चीज, सभी को। तो ईगो की जो क्रियाएं है वो वास्तविकता के सिद्धांत पर आधारित होती है, इड की जो क्रियाएं है वो सुख के सिद्धांत पर आधारित होती है, और जो सुपर ईगो की क्रियाएं है वो आदर्शवादी सिद्धांत के द्वारा निर्धारित होती है। तो यहाँ अहम ईगो की बात की जा रही है, तो फिर वास्तविकता वाला जो विकल्प है वो सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14। अवचेतन से प्रयुक्त व्यूह रचनाएं जो अहम को दुश्चिंता से बचाती है कहलाती है। रक्षा युक्तियां, स्व बचाव, स्व प्रत्यय, स्व बचाव व्यूह रचनाएं। तो साथियों जो व्यूह रचना जो अचेतन मन से उत्पन्न होती है और जो अपना अहम ईगो होता है इसको दुश्चिंता से बचाती है, तो उनको रक्षा युक्ति के नाम से जाना जाता है। इसको रक्षात्मक यांत्रिकता भी आप कह सकते हो, या समायोजन की प्रक्षेपी विधियां भी आप इनको कह सकते हो साथियों। विकल्प नंबर 1 सही है 14वें में। चलिए नेक्स्ट आता है प्रश्न नंबर 15। बुद्धि है, क्या है बुद्धि? सामर्थ्यों का एक समुच्चय, एक अकेला और जातीय विचार, दूसरों के अनुकरण करने की योग्यता और एक विशिष्ट योग्यता। तो साथियों बुद्धि सामर्थ्यों का एक समुच्चय ही बुद्धि कहलाता है। ऐसा नहीं है कि कोई अकेला और जातीय विचार ही बुद्धि है, नहीं, विशिष्ट योग्यता तो है, लेकिन इसके संदर्भ में साथियों ये परिभाषा अधूरी मानी जाती है। बुद्धि को सामर्थ्यों का एक समुच्चय माना जाता है कि इसमें अनेक प्रकार की क्षमताएं पाई जाती है। विकल्प नंबर 1 सही है प्रश्न नंबर 15 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16। एडवर्ड डी बोनो ने गिलफोर्ड के अपसारी चिंतन के संप्रत्यय को क्या नाम दिया है? पाशर्विक चिंतन, उदग्र चिंतन, क्षैतिज चिंतन, बहुसांस्कृतिक चिंतन। तो साथियों देखिएगा एडवर्ड डी बोनो ने गिलफोर्ड ने जो अपसारी चिंतन बताया है
उसको नाम दिया है पार्श्विक चिंतन। क्या दिया है साथियों? पार्श्विक चिंतन नाम दिया है, जिसको हम नवीन या मौलिक चिंतन भी कहते हैं। विकल्प नंबर 1 सही है प्रश्न संख्या 16 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17, सृजनात्मकता से इस चिंतन का संबंध होता है साथियों। 17वां क्वेश्चन है आपके, बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में एयरफोर्स पायलट बनने के लिए निम्न में से कौन सी बुद्धि की आवश्यकता है? अंतः वैयक्तिक बुद्धि, भाषिक बुद्धि, गतिक बुद्धि और अंतर्वैयक्तिक बुद्धि को। तो जो व्यक्ति एयरफोर्स पायलट बनना चाहता है तो उसमें एक गतिक बुद्धि की आवश्यकता या अधिक आवश्यकता होती है साथियों। विकल्प नंबर 3 सही है प्रश्न संख्या 17 में। गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार बता रहे हैं इस क्वेश्चन को हम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18, प्रतिभाशाली बालक। साथियों प्रतिभाशाली बालक के बारे में बताना है। तीव्र और आसानी से सीखते हैं, जो सुनते या पढ़ते हैं बिना रटे कंठस्थ कर लेते हैं, वस्तु चिंतन करते हैं और कम समय में ही अभिप्रेरण का अनुसरण करते हैं। तो साथियों जो प्रतिभाशाली बालक है कौन सा राइट रहेगा? वस्तु चिंतन करेंगे, सुनते पढ़ते या बिना रटे कंठस्थ कर लेते हैं, अभिप्रेरण का अनुसरण करते हैं कम समय में, या तीव्र और आसानी से सीखते हैं। तो साथियों जो प्रतिभाशाली बालक है वो तीव्र और आसानी से सीखते हैं, किसी भी चीज को तीव्र गति से और बड़ी ही जल्दी सीख जाते हैं साथियों। प्रथम विकल्प 18वें में सही है। चलिए प्रश्न नंबर 19, बिंगी आहार विकार संबंधित है ऊंचाई से डर लगना, कम आयु में वृद्धावस्था के लक्षण, व्यक्ति जरूरत से ज्यादा आहार ग्रहण करते हैं और तर्क न कर पाना। तो साथियों बिंगी आहार विकार का मतलब होता है व्यक्ति जरूरत से ज्यादा आहार ग्रहण करें, तो इसको ही बिंगी आहार विकार कहते हैं। व्यक्ति खाता ही रहता है, भले उसके पेट में जगह ही नहीं हो लेकिन वो खाता ही रहता है, तो इसको ही बिंगी आहार विकार कहते हैं। तीसरा विकल्प सही है 19वें में। अंतिम और 20वां क्वेश्चन, लेकिन चैनल को आप सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हो साथियों। प्रश्न नंबर 20 देखेंगे, एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को तैयार नहीं करना चाहिए, कभी कभी तैयार करना चाहिए, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, या तैयार करने के लिए हतोत्साहित होना चाहिए। तो साथियों जो समावेशी कक्षा है जहां सभी प्रकार के बालक एक साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं, ऐसी कक्षा में एक शिक्षक को जो विशिष्ट शैक्षिक योजनाएं हैं उनको सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। तीसरा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 20 में। इसके बाद में आपके संस्कृत का टेस्ट आ रहा है, उसके बाद में आपके शिक्षण विधियों का टेस्ट आ रहा है, और फिर उसके बाद में आपके हिंदी शिक्षण का टेस्ट आज आ सकता है। तो आज 4 टेस्ट भी हो सकते हैं, नहीं तो न्यूनतम 3 टेस्ट आपके कंफर्म आ जा रहे हैं साथियों। तो सभी वीडियो को देखना, ज्यादा बड़े बड़े वीडियो होते नहीं है, बहुत फायदा मिलेगा इन चीजों से। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। मिलते हैं अगले वीडियो में। कितने क्वेश्चन सही हुए हमें जरूर बता कर जाए मित्रों।